अच्छा, हम लोग जो है आज देखेंगे ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इसके अंदर हम देखेंगे लॉगिन और साइनअप की एपीआई किस तरह से रियल में बनती है, किस तरह से रियल वर्क करती है। हम्म। टॉपिक का नाम सही है। इसके अंदर हम एक पहले फाइल क्रिएट करते हैं सर्वर डॉट जेस। ये मैं नया सर्वर का सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है ना, अभी कुछ सेटअप नहीं है जी। हाँ, नहीं नहीं वो तो, हाँ हाँ, मतलब वो एक्सप्रेस की शायद 3-4 लाइनें, तो उसको क्या उठाओगे, इतने में आप खुद ही छाप दोगे। मैं आगे आके ऐसे ट्रिक बता दूंगा, सारे खुद ही छपा हुआ आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। आप ये बोल रहे हो ना, मैं आपको कमांड बता दूंगा, पूरा एमवीसी पैटर्न सब बना के दे देगा। खाली आपने कोड लिखना आकर। ये आपको चलो मैं बता देता हूँ। ये वैसे पेड कोर्स का हिस्सा, सीक्रेट है ये भी। तो ये असल में एक कमांड होती है, एक्सप्रेस जनरेटर। एक्सप्रेस जनरेटर एनपीएम। ये आपको एक्सप्रेस ही दे देता है, एक्सप्रेस की कमांड होती है बेसिकली ये। तो ये कमांड आप रन करोगे ना, ये रही। आपने कुछ नहीं करना, चिल्लोगे, सो जाना है बस। जब उठोगे तो आप सारा रेडी मिलेगा। सर्वर पूरा प्रोजेक्ट ही बना के दे देगा। हाँ, पूरा प्रोजेक्ट बना के दे देगा ये। खाली आपने प्रोजेक्ट नेम की जगह पे लिखना है कि आपका ओथ चाहिए जी। इंस्टॉल है, नोट पैकेज एग्जीक्यूटिव इंस्टॉल है, एनपीएम के साथ ही होता है, सबके पास होता है। जी जी बेटा, स्टार्ट है। ये जैसे मैं कमांड रन करूँगा ना, बस। अब ये बोल रहा है कि बनाना है नहीं बनाना है, और हम तो बैठे इसी काम के लिए हैं। बस हो गया, पूरा ओथ के नाम का फोल्डर बनाया, पूरा सारा सेटअप रेडी। और क्या चाहिए था सर, ओपन करेंगे, सब रेडी है। सारी चीज़ें पहले नहीं बता सकते ना, ये सर्वर पूरा रेडी है। ये आपका पब्लिक फोल्डर, ठीक है, ये आपके राउट्स की फाइल है, ये इंडेक्स की फाइल है, यूज़र की फाइल है, सब रेडी है। ये व्यूज़, हाँ। पब्लिक पब्लिक असल में मॉडल नहीं है। पब्लिक ये है जैसे कि हमारी सर्वर साइड रेंडरिंग है ना। हाँ, ये जो पब्लिक का फोल्डर है, ये जो सेटअप करके दे रहा है, ये सर्वर साइड रेंडरिंग के हिसाब का सेटअप के है। हाँ, तो मैं बनाता नहीं हूँ क्योंकि सर्वर साइड रेंडरिंग का सेटअप है, आधा काम तो मुझे खुद को करना पड़ जाता। फ़ायदा क्या था, मैं बोलता खुद ही से बना लो, एक सारा चीज़ें पता होती है मैंने क्या काम करा क्या नहीं करा। तो बस मैं इस वजह से इसका खैर यूज़ करता नहीं हूँ। आप लोग करना चाहो कर सकते हो भाई, ये रीज़न है। मैं क्या इसको डिलीट कर देता हूँ, आप लोग भले इसको यूज़ करना, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो सर्वर वाली फाइल बनाई है, मैं अगेन इसको क्रिएट कर लेता हूँ, सर्वर डॉट जेस। बाकी इसके भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा आगे चल के। आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे ना, पूरा सर्वर का कोड करके दे देगा। अभी दिखा देता हूँ। npm init npm init -y लगा दोगे सारों के ऊपर, यस करके, तो वो आपको सेटअप करके दे देगा। तो ये आ गए आपके पास। अगर आप इधर देखोगे तो ये सारा सेटअप इसने खुद से करके दे दिया। बस इधर एक चीज़ है, टाइप। इसके अंदर टाइप आपने ऐड कर देनी है, टाइप। हाँ बिल्कुल। और टाइप कॉमन जेस ये आ रहा है ना, ये टाइप कॉमन जेस, तो इसकी जगह पे आपने टाइप को मॉड्यूल कर देना। मॉड्यूल जी, ठीक है। अब आपको कुछ पैकेजेस इसमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। npm i express नोडमोन। अच्छा, नोडमोन मुझे चाहिए डेव डिपेंडेंसी के अंदर, तो इसलिए मैं npm i express mongoose, इसका मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। एंड लगा के कर सकते हैं, एंड लिखकर फिर npm i इंस्टॉल -d, फिर वो हम कर सकते हैं। मैंने बोला चलो अलग अलग कर दूंगा। npm i -d और नोडमोन, ये स्टार्ट में आएगा। ये यहाँ पर अब डेव डिपेंडेंसी बना के दे देगा, ठीक है। ये आ गई, तो ये सारा सेटअप हो गया। इसमें अंदर हमारी जो सर्वर वाली जो फाइल है, स्टार्ट की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, डेव लिख दूंगा। बाकी नोड की जगह पे क्या लिख दूंगा, नोड मोन लिख दूंगा। ये सर्वर डॉट जेस आ गया। अच्छा, यहाँ पर ऐप डॉट, इसमें एक्सटेंशन भी होती है, बट मेरे पास पता नहीं कि वो एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है। मैं आप लोगों को अभी दिखा भी देता हूँ। लेट एक्सप्रेस, हाँ एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है, वरना सजेशन देता वो। देखते हैं।
एक्सप्रेस करके एक एक्सटेंशन का नाम आता है, मैं इसलिए यूज़ नहीं करता, चीज़ें थोड़ी बहुत जहन में रहती हैं असल में मेरे ना, ताकि वो शॉर्टकट यूज़ कर रहे होते हैं ना तो फास्ट स्पीड होती है इससे भी। ये यहाँ पर इसका शॉर्टकट यहाँ पे नहीं, ये रहा एक्सप्रेस स्निपेट्स। हाँ ये रहा, इसको इंस्टॉल कर लेना। 1,64,000 की डाउनलोडिंग। एक मनी स्टेक करके भी इसका एक आती है, मर्न स्टेक करके वो आपको पूरे की वो देगा। लेकिन एक्सटेंशन इंस्टॉल करने से प्रॉब्लम ही आती है, आप लोगों ने देखा होगा मेरे पास जो है ना यूज़र डॉट फाइंड वन अपडेट आईडी वगैरह के सारे सजेशंस दे रहा होता है, एक्सटेंशन जो है ना उसको ब्लॉक कर देती हैं, इस वजह से मैं इंस्टॉल नहीं करता उसको। हाँ तो फ़ायदे होते हैं लेकिन फिर कई जगह पे मुझे नुकसान भी नज़र आते हैं, इस वजह से मैं इसका भी यूज़ नहीं करता। आप मर्न स्टेक, ये आ गए ना मर्न स्टेक की स्निपेट्स, ये भी है। ये आप मर्न के अंदर इसकी जो शॉर्ट ये कमांड्स होती हैं, मैं आप लोगों को मैं एक्सटेंशन बता देता हूँ, आप इसका अपने पास यूज़ कर लो भले, बट मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। ये मर्न इस एक्सप्रेस स्निपेट्स पे जाओगे ना, अब ये उसकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे सिखा रहा है, वो थोड़ा स्क्रॉल करोगे, ये आप जैसे यहाँ पर ऐप लिखोगे ना तो ये उसका ऐप के साथ पूरा सेटअप करके दे देगा। हाँ अगर आप राउट्स लिखोगे ना, वो इस तरह से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंस्टॉल करा, बहुत सारे आ रहे हैं, शॉर्टकट हैं सारे, सही है। ऐप लिखा, ये लो, क्यों परेशान हो रहे थे, बस इतना ज़्यादा तो बस ये इस वजह से जो है ना मैं इसका कैरी यूज़ करता नहीं हूँ। तो बहरहाल ये इसने कनेक्शन, ये इसके बहुत सारे मैंने बताया ना शॉर्टकट हैं, आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो, सारे पढ़ने पड़ेंगे बट मैं इसका यूज़ करता नहीं इसलिए मुझे याद भी नहीं है, तो आप लोग इसको इंस्टॉल करके इसका यूज़ कर सकते हो। और अगर इस पर जैसे आप लोगों का हाथ सेट हो गया तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, अगर हाथ इसके ऊपर सेट हो जाता है तो आप लोग इस डेवलपमेंट स्पीड फास्ट हो जाएगी थोड़ी सी, सही है। मैं फ़िलहाल इसको अभी इम्पोर्ट एक्सप्रेस और लेट, अच्छा मुझे एक पैकेज और इंस्टॉल करना है, हम थोड़ा सा एक रियल जो सेटअप होता है ना मैं उसकी तरफ कोशिश करूँगा, आप लोगों को उसी का सेटअप दिखाऊं थोड़ा सा। और अगर रियल सेटअप की बात करें तो बाज़ों का ऐसा होता है कि कोई एसआरसी का फोल्डर बना के काम करता है, तो कोई एसआरसी का फोल्डर नहीं बनाता, डायरेक्टली काम कर देता है। तो मैं बगैर एसआरसी के फोल्डर के काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर कभी वापसी नेक्स्ट टाइम नया बनाएंगे तो उस पर एसआरसी के साथ काम करके दिखा दूंगा। अच्छा आप लोगों को एक पैकेज और इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम होगा npmi.env, और ये हम इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए यूज़ कर रहे हैं .env का। और इसका सेट, इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर ऐप लिखा, सॉरी एक्सप्रेस लेट पोर्ट, अच्छा इसमें एक शॉर्टकट और भी है, ऐप डॉट लिसन जैसे आप लिखोगे ना, वो एक्सटेंशन लिखते हैं ना तब आता है। बाज़ों का जब आपके पास एक्सटेंशन इंस्टॉल होगी ना मैनिस्टेक का लिए, तो वो पोर्ट वोर्ट पूरा रेडी करके दे देता है, कि उसकी भी एक ट्रिक होती है, वो एक्सटेंशन जहन में नहीं है मेरे ना। यहाँ पे पोर्ट लिखा, कंसोल डॉट लॉग, और इधर आके HTTP इसको हटा देंगे, लोकल होस्ट और डॉलर का साइन लगाकर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये मैंने गलत कर दिया, पोर्ट लेट पोर्ट। अच्छा इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि पोर्ट को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, क्या हमारी पोर्ट ये जो है env की फाइल से आ रही होगी, अगर बाय चांस नहीं आती तो आप 5000 पे रन कर देना, अगर ये env से नहीं आती तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करो यहाँ पर ये पोर्ट लिख दो। दूसरा आपने एक काम और करना है, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। बाकी दूसरा काम आपने करना है ऐप डॉट यूज, हर एक एपीआई के अंदर, जैसे कि आप यूज़र से रिलेटेड काम कर रहे हो तो आप लोग क्या करो, प्रीफिक्स लगा लो पहले से ही। प्रीफिक्स क्या होता है कि हर एक एपीआई से पहले /API लिखा हुआ होना ज़रूरी है, यानी कि लोकल होस्ट /API /यूज़र, लोकल होस्ट /API प्रोडक्ट्स की, इस तरह से। हाँ API लगा हुआ हो, लेकिन अक्सर लोग आप लोगों को इस तरह से भी नज़र आएंगे, आगे इसके नाम भी डिफाइन करते हैं
क्या स्लैश एपीआई स्लैश ये यूज़र की एपीआई है, स्लैश एपीआई स्लैश ये प्रोडक्ट की एपीआई है, स्लैश एपीआई स्लैश ये जो है कोई दूसरी XYZ कुछ भी हो सकती है। तो ये मैं यहाँ पर सिर्फ इसको स्लैश एपीआई रख रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और इम्पोर्टेंट काम मुझे क्या करना होगा, हाँ मुझे यहाँ पर ये काम ये करना है, इम्पोर्ट .env जो मैं आपको बता रहा था ना वो ये था। यहाँ पर आपने डायरेक्ट कॉन्फ़िग लगा देना, बस ये प्रोसेस का सेटअप भी हो जाएगा। एक काम आपने अब यहाँ पे क्या करना होगा, फोल्डर यहाँ पे रेडी करने हैं। अब फोल्डर MVC पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक मिडिलवेयर का फोल्डर भी होना चाहिए। ये मैंने मिडिलवेयर आप लोगों को पहले बनाना सिखाया था, अब बना रहा हूँ, अभी यूज़ करने वाला हूँ। इसके अलावा एक फ़ोल्डर होगा कंट्रोलर का, एक फ़ोल्डर मैं यहाँ पे बनाऊँगा राउटर का, एक फ़ोल्डर यहाँ पे बनाऊँगा मॉडल का, एक बनाऊँगा मैं यहाँ पर कॉन्फ़िग का। नहीं व्यू नहीं, वो अलग से हम काम करेंगे, सेपरेट काम करेंगे इस फोल्डर से बाहर। नहीं वो व्यू का हम जब बनाते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे होते हैं ना, अभी सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं कर रहे इस वजह से। हाँ ये आपको उस्मान कंफर्म कर देगा। उस्मान बताओ जब तक मैं थोड़ा सेटअप कर रहा हूँ। db.js यहाँ पे एक फाइल और क्रिएट करूँगा कंट्रोलर करके, auth.controller.js। जी करते हैं, अभी सब्र करो। auth.js मॉडल के अंदर मैं क्या करूँगा, user.schema.js। ये डॉट लगाने से ये मत समझना कोई स्पेशल कुछ खास काम हो रहा है, बस तरीका है सही है ना। तो पता चला आप लोग कुछ सोच रहे हो कि इससे कुछ स्पेशल खास कुछ होने वाला है। राउटर के अंदर एक राउट रेडी कर लेते हैं, router.js, ठीक है। सारों में मैंने फाइल डिज़ाइन कर दी है, अब सिर्फ मुझे अपने काम को छापना है बस। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगा डेटाबेस से। अच्छा डेटाबेस के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को पता है उसका यूज़ करता हूँ URL का, जो हमारे पास ऑलरेडी डिप्लॉयड URL होता है मैं उसका यूज़ कर रहा होता हूँ। अगर आप लोग चाह रहे हो जैसे कि, और चाह रहे नहीं हो आप चाहोगे ऐसा आगे चल के, और ऐसा इसलिए चाहना भी पड़ेगा आप लोगों को कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको डिप्लॉय URL नहीं देता। मतलब आप किसी नई कंपनी में जा रहे हो, वो आपको बोलेंगे ये लो MongoDB पे काम स्टार्ट करो, आप बोलेंगे URL, वो बोलेंगे हम क्यों दें, लोकल पे सेटअप कर लो, ठीक है। तो लोकल URL का यूज़ कर लो, आप उस पर टेस्टिंग कर लो, बाद में डिप्लॉय करते टाइम पे हम दे देंगे, बाय कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपको फिर अब क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर लोकल पे सेटअप करना चाह रहे हो तो मैंने आप लोगों को बताया था MongoDB कम्युनिटी सर्वर आप लोगों को अपने पास सेटअप करना पड़ेगा। मैंने एक चीज़ बताई थी कि शेल के ज़रिए भी हम काम कर सकते हैं, ये शेल वाली बात नहीं कर रहा, बात को समझना। अगर आप चाहते हो कि आपके पास MongoDB लोकली सेटअप हो जाए, इंस्टॉल हो जाए इसमें, अब किसी ने MySQL पे तकरीबन आपने भी थोड़ा बहुत काम किया, आपने भी किया होगा, नहीं करा तो मैं वैसे आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या करना पड़ता है, MySQL को अपने पीसी के अंदर उसका सर्वर सेटअप करना पड़ता है, उसको डाउनलोड करना पड़ता है, अदरवाइज वो चलता नहीं है। इसी तरह से MongoDB को भी अपने पास सेटअप करना पड़ता है। अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा डोकर के बारे में बताता हूँ। डोकर भी आप लोगों ने सुना होगा, डोकर का नाम सुना होगा, ये नहीं पता कि करता क्या, तो उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ डोकर का फ़ायदा क्या होगा। अब जैसे कि आप लोगों ने MySQL सेटअप करना है, MySQL को सेटअप करते करते क्या होता है कि किसी को सेटअप टफ लगता है, कहीं आप पोर्ट में फंस रहे होते हो, कहीं पासवर्ड में फंस रहे होते हो, कहीं URL जो है सेव नहीं हो रहे होते, कभी सिस्टम कंपेटिबिलिटी का इशू आ रहा होता है, कभी वर्जन का इशू आ रहा होता है, बहुत सारे इशूज़ होते हैं, ठीक है। तो डोकर ये बोलता है कि आपका जो सर्वर का सेटअप है ना, आप अपने लोकल सिस्टम में मत करो, बोल रहा है ये सारा मेरे ऊपर छोड़ दो, ना आपको कोई पाथ देखना है, ना कोई आपने पासवर्ड देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। बस आपको जब भी MongoDB या MySQL या PostgreSQL या अदर कोई भी चीज़ चलानी हो, बस अब मेरे पास डोकर में आओ, अपनी ऐप को स्टार्ट कर दो, बस वो डोकर का ये, हाँ फिलहाल के लिए सही है। तो बस उसका डोकर का ये कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि MongoDB का सेटअप इसके अंदर हो जाए लोकली, तो अभी मैं करके तो दिखा देता हूँ आप लोगों को, लेकिन उसमें कई बार इश्यूज आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, तो उसके कंपेटिबिलिटी के इशू हैं। मैं भी उस पर ट्राई कर लेता हूँ, मेरे पास सही चलता है, इस पर भी उम्मीद है सही चलेगा। लेकिन मैं आपको बस वैसे डोकर का बता रहा था कि आप लोग जो यहाँ पर इसमें लोकली सेटअप करोगे तो आपका सवाल ये है कि कितना सेटअप कर लोगे। हम तो MongoDB भी यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, पोस्टग्रेस भी कर सकते हैं, हज़ारों डेटाबेस हो सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम उसका यूज़ कर लें डोकर का, तो जो सेटअप भी करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली उसी का यूज़ कर लो। क्या होता नहीं है, उसमें भी सेटअप करना पड़ता है, उसमें एक कमांड चलाओगे पूरा सेटअप ऑटो खुद ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है।
उस पर भी इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो डिस्कस करेंगे, पूरा उसको यूज़ करके दिखा दूंगा थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर आकर मैं मोंगोडीबी की वेबसाइट पर जाता हूँ। अच्छा, मैं चाहूँ तो मैं डिप्लॉय यूआरएल मेरे पास ऑलरेडी है, जो मैं पिछली वीडियोस में यूज़ करता आ रहा था, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा पता चल जाए कि किस तरह से हम लोग इसका काम करेंगे। तो आप प्रोडक्ट पर आओ, कम्युनिटी एडिशन का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आप चल जाना। जैसे डाउनलोड फ्री पे जाओगे, स्क्रॉल करके नीचे आ जाना, ये आ रहा है मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड। मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, और मैं इसको कंफर्म भी कर लेता हूँ, वैसे मेरे पास नहीं है, मैंने ना कभी इसमें अभी तक नहीं करा। आप लोगों को विंडो आर का बटन दबाना है, यहाँ पर आके सर्विसेज लिख लेना, यहाँ से भी जा सकते हो, डायरेक्टली ऐसे चल जाओ, एक काम करो, सर्विसेज, ये आ रहा, और इधर एम वाले ऑप्शन में चल जाओ, एम वाला ना, तो यहाँ पर मोंगोडीबी आपको, ये देखो माइस्क्यूएल मेरे पास इंस्टॉल है तो इसलिए नज़र आ रहा है, मोंगोडीबी नज़र नहीं आएगा क्योंकि मेरा मोंगोडीबी सेटअप है ही नहीं इसमें। तो अभी सेटअप करूँगा तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर आप जैसे कि ब्रियू का यूज़ कर रहे हो तो ब्रियू के ज़रिए भी कर सकते हो, ये ज़्यादातर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ की जाती है, मैकबुक के अंदर तो हम इस कमांड का यूज़ करके कर लेते हैं सेटअप। अगर आप लोग विंडोज़ का यूज़ कर रहे हो तो अपने हिसाब से यहाँ पर जो है वर्जन सिलेक्ट कर लेना, करंट वर्जन ये रहने देना, प्लेटफॉर्म आपका विंडो ये इसको रहने देना। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, MSI और जिप का ऑप्शन आता है, आपने MSI को ही रखना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, मतलब जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही रख ले देना, और आपकी मर्ज़ी से हटकर अगर कुछ इसमें नज़र आ रहा तो फिर इसको चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये अपनी जगह हो रहा है सेटअप, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो टूल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, टूल पर चल जाना, और मोंगोडीबी शेल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये शेल वाला सेटअप है, जिसके ज़रिए शेल से होता गया बेसिकली मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर आपके सिस्टम में मोंगोडीबी का सेटअप कर देगा, सर्वर को 24 घंटे ऑन रखेगा, 24 घंटे, जैसे आप पीसी ऑन करोगे वो ऑन हो जाएगा। ये मोंगोडीबी के कम्युनिटी सर्वर का कमाल है, लेकिन आपने उसको यूज़ भी तो करना है ना। यूज़ तो वैसे हम उसको एक्सप्रेस के ज़रिए कर रहे हैं, ठीक है, यूज़ तो वैसे उसको एक्सप्रेस के ज़रिए कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ऑप्शनल है टूल वाला। मैंने आप लोगों को पहले बताया था मोंगोडीबी शेल का हम लोग रियल में कोई इसका प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होता, वो तो हम सिर्फ शेल की कमांड सीखने के लिए, यूज़ करने के लिए हम इसका यूज़ कर सेटअप करते हैं, अदरवाइज इसकी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं भी करा रहा, इसका कोई मसला नहीं है। हम्म हम्म हम्म, हाँ, नहीं, बस बस बस, आपको यूआरएल भी लोकल ही चाहिए होगा, लोकल ही वाला चाहिए होगा, मतलब वो भी डिप्लॉय यूआरएल नहीं होगा, यही लोकल सेटअप करने का फ़ायदा है। आप जैसे अभी मोंगोडीबी को लोकली डाउनलोड कर रहे हो ना, तो ये आपको खुद अपना यूआरएल देगा लोकल वाला, वो बाद में फिर हम क्या करेंगे, उस यूआरएल को हटा के हमारा डिप्लॉय वाला यूआरएल डाल देंगे। बात को समझो, मोंगोडीबी हमने अपने सिस्टम में डाउनलोड करा, उसने मुझे एक यूआरएल दे देगा, अभी लोकल यूआरएल जैसे कि लोकल होस्ट समथिंग ऐसे, वो यूआरएल हमने उठा के अपनी मोंगोडीबी के यूआरआई के अंदर रख दिया, जो हम अभी अपना रियल वाला पाथ यूज़ कर रहे थे। बस जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी ना, वो हम लोकल वाला हटा देंगे और जो मोंगोडीबी का असली डीबी यूआरआई जो था वो उठा के यहाँ पे चिपका देंगे। हाँ हाँ, वहाँ पे डेटा, वहाँ पे आपको टेबल बनाना पड़ता है पहले। हाँ, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, यहाँ पे डाउनलोड नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली जैसे आप अपनी ऐप को स्टार्ट करोगे ना, वो खुद ही से सारी चीज़ें बना लेगा, लेकिन जो पुराना डेटा हमने उसमें टेस्टिंग वेस्टिंग करा होगा ना, वो नहीं उधर होगा, टेबल वेबल सब बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, खुद से बनाएगा। बिल्कुल, हाँ मेरे को पता है, लेकिन इस पे ऐसा नहीं है, इस पे ऑटोमेटिकली वो खुद ही बना लेगा। अच्छा, मैं डाउनलोड में जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पर ये मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर आ गया, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, इसको नेक्स्ट करा, एक्सेप्ट करा, नेक्स्ट करा, और कंप्लीट पे क्लिक कर लेना, नेक्स्ट करा और नेक्स्ट करा, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। मैं इसका लोकल यूआरएल भी दिखा देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक अच्छा ऑप्शन भी है, आप इधर जाओ, मेन स्क्रीन के ऊपर कुछ भी मोंगोडीबी से रिलेटेड क्यूरी हो, ये सवाल पूछ लेना,
इसने बड़ी हेल्प करी है बाज़-औक़ात मेरी ना, मतलब मोंगोडीबी में बाज़-औक़ात कई एरर्स आ रहे होते हैं तो ये बड़ी हेल्प कर देता है ये। जैसे कि आप इसको बोलो कि व्हाट इज़ मोंगोडीबी एट लास्ट, ये कुछ आपसे क्यूरीज भी दिखा रहा है। मैं बोल रहा हूँ मोंगोडीबी लोकल सर्वर यूआरएल, तो ये मुझे लोकल यूआरएल, ये होता कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एक वर्ड होता है वो आपको दे देगा निकाल के। ये मैंने सेंड करा इसको, ये रहा, ये चीज़ है वो, बस ये कॉपी करा। अब ये आपका लोकल के लिए बस। अच्छा अब ये मैं कैसे मालूम करूँगा कि चल भी रहा है नहीं चल रहा, क्या ये, अच्छा अभी अगर ये सही हुआ, ये तो सही है, इसका मसला नहीं है। मसला किस में होगा, जो मेरा कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड कर रहा हूँ उसको जो सेटअप कर रहा हूँ वो नहीं चल सकता, उसमें मसला हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मुझे अभी खैर कंफर्म हो जाएगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे पता चलेगा। ये हो रहा है, मैं जब तक एक काम करता हूँ दूसरा काम भी निपटा लेता हूँ। ये अपनी जगह हो रहा है। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, इम्पोर्ट मंगूस फ्रॉम मंगूस, एक फंक्शन मैंने बनाया डीबी कनेक्शन। इधर ये जो है ना, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। इसके लिए मैं यहाँ पर ट्राई कैच का यूज़ करूँगा ताकि एरर हैंडलिंग मेरी चलते रहे। और कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को इशू बताया था कि एपीआई जब हमारी भंड मारती है ना तो वापसी सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ता है, उसका सोल्यूशन भी मैं इस वाली वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ। लेट और सॉरी अवेट, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अवेट मंगूस डॉट कनेक्ट, और ये आपसे बोलेगा URI, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा process.env.uri, ठीक है। और अच्छा अब रियल में ये होता है कि जैसे कि असली URI हम लोग यहाँ पे रखते हैं जो हमारी वहाँ से आ रही होती है, और हम बोलते हैं कि बाय चांस जैसे वो अगर नहीं चल रहा तो आप याली लगा देना जो मैंने वहाँ से कॉपी करी है। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो मेरे लिए तो वही वाली सब कुछ है अभी फ़िलहाल तो। और अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है तो आप यहाँ पर बोल देना कनेक्टेड सक्सेसफुल, ठीक है। और अगर कोई एरर आता है console.log, जो भी एरर आ रहा है एरर डॉट मैसेज इसमें अंदर से आपको मिल जाएगा, एरर डॉट मैसेज। और आप चाहो तो इसको बंद कर सकते हो प्रोसेस डॉट एग्जिट, और एग्जिट को बंद करने का मतलब ये कि डेटाबेस को रोक देना, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है बट लगाना अच्छी चीज़ है। और मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा, एक्सपोर्ट किसको करूँगा, डीबी कनेक्शन फंक्शन को। ये कॉपी करा, कॉपी करने के बाद चलो इसको अभी यूज़ करते हैं, मॉडल पे आते हैं। वो कंप्लीट हो गया, इसका दिखा रहा है इंपोर्ट मंगूस। मैं यहाँ पर एक स्कीमा रेडी कर रहा हूँ, ठीक है ना, यूज़र स्कीमा न्यू, और यहाँ पे लिखना है मंगूस डॉट स्कीमा। स्कीमा जो है ये एक फंक्शन है, ये अपने अंदर ऑब्जेक्ट लेगा। अब जो रियल में लॉगिन साइनअप की एपीआई बनती है, इसका प्रोसेस को थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखो लॉगिन साइनअप करते हुए दो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल दो, कौन कौन सी हैं, ईमेल और पासवर्ड। ये दोनों साइनअप के टाइम भी ज़रूरी है, लॉगिन के टाइम भी ज़रूरी है। अब उसमें से साइनअप के टाइम पे एक चीज़ और ज़रूरी होती है, वो यूज़र नेम होता है, मतलब कि यूज़र नेम या आपका नेम या फ़ोन नंबर, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अब सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि क्या लॉगिन और साइनअप का स्कीमा एक ही होगा या अलग अलग होगा? कैसे कंडीशन? नहीं 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 नहीं। अच्छा ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है जी। आप बोले एक ही लगेगा, लॉगिन में से ईमेल और पासवर्ड आएगा। अच्छा एक काम करते हैं, ये देखो ये ऑटोमेटिकली जैसे हम नया कनेक्शन क्रिएट करते हैं ना तो ये लोकल वाला यूआरएल ही पिक करता है ऑटोमेटिकली, मैंने कुछ नहीं करा इसमें। इधर एक नाम दे देता हूँ लोकल सर्वर, ठीक है। कलर आप कोई भी अपनी मर्जी का पिक कर लेना, फेवरेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो ये सक्सेसफुली लोकल में सेटअप हो गया है तो सेव एंड क्लिक के ऊपर इसको चलना चाहिए, और जो कि आप देख सकते हो कि चल रहा है, सही है। आपके पास ये भंड मार सकता है, अगर बाय चांस भंड मार दे
और मार सकता है, ठीक है, चांसेस इसमें होते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सिस्टम कंपेटिबिलिटी का थोड़ा सा इश्यू रहता है इसके अंदर ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, सर्वर में जाना, सॉरी सर्विसेज में जाना, इधर मोंगोडीबी का ऑप्शन नज़र आएगा, एम करके इधर देखो नज़र आएगा मोंगोडीबी सर्वर आ रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपके पास ये स्टार्ट का ऑप्शन दे रहा होगा, ये स्टॉप होगा, ये जूम नहीं हो सकता, बस ठीक है ऐसे देख लो, रनिंग लिखा हुआ नज़र आएगा, स्टार्ट का ऑप्शन देगा, स्टार्ट पे क्लिक करोगे, अगर तो स्टार्ट हो जाता है तो ठीक है, अगर स्टार्ट नहीं होता तो वो आपको एक एरर दिखाएगा, वो एरर को पढ़ लेना, उस हिसाब से आपको अपना सोल्व करना पड़ेगा इशू को, ठीक है। नहीं होता तो आसान हल ये है कि मोंगोडीबी आप डायरेक्टली यूआरएल का यूज़ कर लो, ठीक है, फिर लोकल में मत यूज़ करो, ठीक है। तो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने सेटअप कर ही लिया इसका। अच्छा, बहरहाल ये मेरे पास सक्सेसफुली रन हो गया, मुझे अब कोई यूआरएल की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या यूज़ करूँगा, मैं इधर जाऊँगा, .env की एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, .env। सबसे पहले तो मैं अपना पोर्ट सेट करूँगा कि 3000 के ऊपर रन होना चाहिए। दूसरा मैं यहाँ पर अपना एक यूआरआई सेट करूँगा, और ये मेरा लोकल यूआरआई है, ठीक है, ये मेरा लोकल यूआरआई है, ये ओरिजिनल वाला नहीं है, जो डीबी यूआरआई ओरिजिनल नहीं है, लोकल है ये। अच्छा, अब मैं इस चीज़ को और कंफर्म कर लेता हूँ, मैं जाऊँगा कॉन्फ़िगरेशन में, डेटाबेस में जाऊँगा, ये वाला जो फोल्डर है, ये जो मेरा फंक्शन है, इसको लाके सीधा कॉल करा दूंगा इधर। बस शर्त ये है कि इधर आके .js लगाना ज़रूरी है। और अगर ये मेरे पास सक्सेसफुली चल रहा है, उससे पहले मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, ये कमेंट कर देता हूँ, ऐसा नहीं एरर दे, npm run dev, हाँ क्या बोल रहा है, app.use का इशू आ रहा है, टाइप एरर रिक्वायर, ओके, कहीं पर रिक्वायर का यूज़ हुआ है, कहीं पर जी, हाँ मिडिलवेयर में ये express.json टाइप मॉड्यूल, यहाँ पर तो यूज नहीं हुआ, सही है यहाँ भी, app.use रिक्वायर मिडिलवेयर फंक्शन, app.use से, अरे ठीक है, असल में ये मैंने आगे वो राउट नहीं दिया ना, उसका हो गया, क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है डेटाबेस मेरा कनेक्ट हो गया लोकली, ठीक है ना। अच्छी चीज़ ये है कि वो लोकल के अंदर इधर आके सारा काम करके भी दिखाएगा। जैसे आप लोकल सेटअप करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 डेटाबेस बने हुए आ रहे होते हैं, इसमें कुछ भी डेटा नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए आएंगे, इससे परेशान मत होना, डिलीट करोगे वापसी खुद से आ जाएगा, तो इसको देख के घबराना नहीं है सबसे पहले तो। अब जो मैं नया डेटा सेट बनाऊंगा, नया डेटाबेस जो बनाऊंगा ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। वो कैसे बनाऊंगा नया डेटाबेस, आप लोगों ने जाना है इधर, इसके आगे स्लेश करके एक नाम दे देना है, और इसका नाम दे देता हूँ, मान लो जैसे कि ओथ करके इसका नाम मैंने दे दिया, वो इधर आ जाएगा खुद ही से, जब अभी काम करूँगा तब ओथ नाम से बनकर आ जाएगा। आगे देखते हैं, अब चलते हैं स्कीमा की तरफ। स्कीमा के अंदर बिल्कुल आप लोगों ने सही बोला है कि एक ही स्कीमा बनेगा, ठीक है, लॉगिन साइनअप का अलग अलग नहीं होगा। अब रियल सिनेरियो में होता ये है कि आप बोलोगे कि यूज़र का नेम जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड ट्रू है, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं रिक्वायर्ड ट्रू लगाऊंगा तो प्रॉब्लम ये आएगी कि लॉगिन के टाइम पे भी फिर नाम देना पड़ जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से हैंडल नहीं करूँगा, मैं फिर इसको एपीआई बनाते टाइम हैंडल करूँगा, वो मैं दिखाऊँगा कैसे काम करूँगा। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि एक होगा यूज़र नेम, पहली बात तो उसकी जो टाइप होगी, टाइप वो एक स्ट्रिंग होगी। दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड वाली मैंने बात आप लोगों को कुछ टाइम पहले बताई थी, बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड फॉल्स होता है, नहीं भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, छोड़ दो। दूसरा मैं बोलूँगा ईमेल, ईमेल में इसकी टाइप जो होगी, क्या हुआ, एक मिनट, हाँ क्या लेंथ, नहीं देना चाहो दे सकते हो, बट मेरे को अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है मुझे। रिक्वायर्ड ट्रू मतलब देना ज़रूरी है ये, लॉगिन के केस में भी, साइनअप के केस में भी। दूसरा यहाँ पर यूनिक आप लोग दोगे, यूनिक मतलब यूनिक ट्रू होना चाहिए, यानी कि डेटाबेस में जो ऑलरेडी डेटा होगा उससे मैच नहीं करना चाहिए। नहीं, लगा सकते हैं,
ये हम रिएक्ट से फ्रंट से हैंडल करेंगे, इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उठाऊंगा, ये मैं इसमें भी लगा दूंगा, लेकिन इसमें रिक्वायर्ड ज़रूरी तो है, लेकिन यूनिक ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेम नाम का पासवर्ड हज़ारों यूज़र का हो सकता है। बाकी आप इधर इसी तरह से आप लोग यहाँ पे बता सकते हो फ़ोन नंबर वगैरह जो भी ETC रेजिक्स लगाओगे उसके ज़रिए आपको पता। मैं इस पर मज़ीद डिस्कस करूँगा, बैकएंड के ज़रिए मैं आप लोगों को फॉर्म हैंडलिंग सिखाऊंगा किस तरह से होती है, ताकि अगर फ्रंट एंड से भी अगर कोई उसको हिट करने की कोशिश करे तो भी वो उससे सेफ रहेगा ये आपका सेटअप। मैं इधर क्या करूँगा, लेट एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया यूज़र करके, मंगूस डॉट मॉडल। मॉडल के अंदर सबसे पहले ये वो नाम है जो मेरे पास इस जगह पर, पहले तो यहाँ पर एक जैसे एडमिन बना हुआ है, एडमिन में होता है कलेक्शन। अभी देखो ये खाली है, ये भी खाली है, ये इसमें एक कलेक्शन बना हुआ है स्टार्टअप लोग करके। मैंने बोला है कि जो मेरा डेटाबेस होगा उसका नाम होगा ओथ, उसके अंदर जो कलेक्शन होगा वो नाम मैं अब इधर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर जो कलेक्शन होगा वो नाम मैं अब इधर दे रहा हूँ, उसका नाम होगा यूज़र, ठीक है। अब जब ये कलेक्शन वहाँ पे बनकर आएगा तो मैंने बताया था इस लगा हुआ उसके आगे आएगा, वो खुद से लगा कर देगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। यूज़र स्कीमा को उठाया, मैंने बोला ये मेरा स्कीमा है। अब इस बात का कहने का मतलब ये है कि जो भी यूज़र क्रिएट होगा वो इस सिनेरियो से होके गुजरेगा। अगर ये सिनेरियो उसको पास करता है तो वो आगे जाने देगा, अदरवाइज वो उसको एरर दे देगा, अगर उसकी रिक्वायरमेंट मतलब इसके मुताबिक है। ये इस बात का मतलब है। तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, यूज़र, ठीक है। इसको उठाया, कॉपी करा। अब बारी है, अब जाना है हमें यहाँ पर, क्या नाम है, कंट्रोलर में, ठीक। मैंने बताया था ना हायरार्की इसकी ऐसे चल रही है, पहले स्कीमा बनाएंगे फिर कंट्रोलर में आएंगे। अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, पहले तो एक फंक्शन बनाऊँगा, लेट पहले यूज़र साइनअप होता है लॉगिन होता है, साइनअप होगा तभी तो लॉगिन के पे बनाऊँगा ना। तो पहले मैं यहाँ पर बनाऊँगा रजिस्टर यूज़र, ये एक एरो फंक्शन होगा जी। हाँ कंट्रोलर में, क्योंकि मैंने बताया था ना सारी एपीआई की जो लॉजिक होगी वो कंट्रोलर में होती है, पिछली क्लास में बताया था। अब जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि एपीआई में जो भंड आ जाता है ना, वो रुक जाती है एपीआई, वो आप ट्राई कैच के जरिए इसको सोल्व कर सकते हो। मतलब ट्राई कैच लगाओगे ना तो कभी भी नहीं रुकेगी, एरर आएगा वापसी से सही हो जाएगी, वो चलाता रहता है बार बार इसको। तो हमेशा ट्राई कैच के साथ काम करना है। मैंने बोला कि जब मेरा यूज़र क्रिएट हो रहा होगा तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ठीक है। अब सवाल ये कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है, तो रिक्वेस्ट वो आपको मिलेगा यहाँ से, एक मिलेगा रिक्वेस्ट और एक मिलेगा इधर रिस्पॉन्स। अब बॉडी से कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। अब मैं उसको यहाँ से हैंडल करूँगा कि इफ़ यूज़र नेम अगर नहीं होता, ठीक है, अगर वो यूज़र नेम रख के नहीं भेजता, या फिर अगर वो ईमेल रख कर नहीं भेजता, या फिर पासवर्ड रख के मुझे नहीं भेज रहा, तो आपने यहाँ पर उसको यहीं से भगा देना है, रिटर्न कर देना है, और रिटर्न करके रिस्पॉन्स उसको सेंड करना, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड भेज देना। स्टेटस कोड के बारे में बताया था मैंने पहले आप लोगों को। अब देख लो स्टेटस कोड क्या होता है। स्टेटस कोड बेसिकली एक डेवलपर के लिए, ये हम समझो कि उसको एक कोड के ज़रिए एरर बता रहे होते हैं, उसको कोड के ज़रिए एक मैसेज दे रहे होते हैं डेवलपर को। एक नॉर्मल डेवलपर में और एक नॉर्मल यूज़र में यही फ़र्क होता है। अगर आपके पास कोई एरर आता है और वो एरर अगर मैं डेवलपर को दिखाऊं, वो फ़ौरन कोड देख के समझ आया किस चीज़ का भंड है, और एक नॉर्मल यूज़र है वो सिर्फ 404 देख के चौड़े में घूमता रहेगा, पता नहीं क्या आ रहा है मसला। और अगर वो डेवलपर होगा फ़ौरन समझ जाएगा। अब एरर आपके पास 404 भी होते हैं, 400 भी होता है, 200 भी होता है, 201 होता है, 202 होता है, 500 भी होता है, अक्सर आपने 500 देखा होगा। और ये बहुत सारे एरर होते हैं। अगर ये एक डेवलपर को दिखाया ना, जैसे 500 का एरर आ रहा है, आप मुझे दिखाओ, मैं फ़ौरन समझ जाऊंगा मसला क्या है, लेकिन यूज़र नॉर्मल बंदे को नहीं पता होगा ये। अगर 500 का एरर आ रहा है, मुझे ये पता चल जाएगा कि गड़बड़ जो है ना क्लाइंट साइड से है ना सर्वर साइड से, ये सीधा जो गड़बड़ आ रही है वो सर्वर डेटाबेस से आ रही है। 500 का मतलब ये है। अगर फॉर एग्जाम्पल एरर आ रहा है 404 से, इसका मतलब है क्लाइंट साइड से भंड नहीं है, सर्वर साइड से भंड है। अगर एरर आ रहा है आपके पास 400, तो इसका मतलब है क्लाइंट साइड से भंड है, सर्वर साइड से भंड नहीं है, मतलब गलती आप कर रहे हो, सर्वर नहीं। तो अलग अलग इसके मतलब होते हैं। अब ये सारे मतलब कैसे पता चलेंगे आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर सर्च करो स्टेटस कोड,
स्टेटस कोड्स और एक वेबसाइट होती है MDN, ये रही, इस पर आप चल जाओ। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा 200 से लेकर, ये मत समझना कि 200 से लेकर वो पूरे 600 तक के कोड होंगे, पूरे मतलब 500-600 कोड होंगे। तो ये 500-600 नहीं होते, 6-7 होते हैं। मतलब 200 वाली सीरीज़ के 2-4 शुरू के कोड होते हैं, 2-4 300 वाले के होते हैं। तो आप इसकी वेबसाइट पर जाओगे, आपको सारा बताएगा। अब ये बता रहा है कि आपको ये पहचान बता रहा है कि अगर आपके पास कोई 100 से 200 के बीच का कोई अगर कोड आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको बता रहा है कि इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्स है। मतलब ये कोई एरर नहीं है ना कुछ, आपको बता रहा है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है बस। ठीक है, अगर आपके पास 200 से 99 के बीच में अगर आ जाता है, 300 के बीच में, तो वो सक्सेसफुली रिस्पॉन्स है कि आपने जो कुछ भी करा वो सक्सेसफुली सही चल रहा है, उसमें कोई भंड नहीं है। एक आता है रिडायरेक्शन, अगर वो 300 से 300 इसके बीच में आ जाता है, 400 के। फिर एक आ रहा है क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स, यानी कि ये क्लाइंट साइड भंड मार रहा है। ठीक है ना, तो 400 और 500 के बीच में अगर आता है तो आपके पास सीरीज़ का एरर आएगा। और अगर सर्वर एरर आता है तो इसका मतलब वो डेटाबेस या सर्वर साइड से कुछ इशू है। अब इन एरर्स को थोड़ा सा पढ़ने के लिए आप लोग टाइम निकालना। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा हम लोग इस कोडिंग के अंदर यूज़ करने वाले हैं। एक सक्सेसफुली के अंदर जब हम कोई भी गेट की API हिट करते हैं तो हमेशा 200 का रिस्पॉन्स सेंड करते हैं। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे केस में दी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली अगर हो जाती है, अगर उसका रिजल्ट उसको सक्सेसफुली मिल जाता है, तो हम बोलेंगे भाई ओके की रिपोर्ट है 200। याद होगा हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर जब API को फेच करा था तो वहाँ पे स्टेटस 200 दिखाता था। ठीक है, उस टाइम पे आप लोगों को समझ नहीं आता है वो 200 का मतलब क्या है, वो ये पास करता था। हाँ, वो नेटवर्क में दिखाता है। अभी मैं सारी चीज़ें करके भी दिखा दूंगा ये। तो ये आपको बता रहा है, अगर आप कोई पोस्ट कर रहे हो, जैसे फेसबुक पे आपने अपनी पोस्ट क्रिएट करी और वो पोस्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाती है, तो वो आपको रिस्पॉन्स सेंड करेगा 201। अब ये आपको नॉर्मली मैसेज वगैरह तो नहीं आते, लेकिन अंदर कोड चल रहे होते हैं। अगर कल को कोई इशू आता है तो वो डेवलपर सिर्फ यहाँ से देख के पता लगा लेता है कि मसला क्या आ रहा है। ठीक है, तो वो कोड के जरिए पता लगा लेगा। इसी तरह से मैं और आप लोगों को दिखाता हूँ, कहाँ पर आ गया ये रहा, ये ठीक है। इस पे चलते हैं, 400 डाले के ऊपर। 400 डाले पे ये होता है कि आपने ये बोला कि 400 तब भेजोगे अगर आपने सर्वर कैन नॉट विल रिस्पॉन्स प्रोसेस रिक्वेस्ट टू द समथिंग डेट इज प्रिसीव टू बी क्लाइंट एरर। अगर क्लाइंट साइड से भंड आ रहा है, ठीक है। अब क्लाइंट साइड से भंड क्या हो सकता है, जैसे कि आपको मैंने कोई URL दिया दूसरा, और आप जो है उस URL के अंदर आपने आई की जगह एस लगा दिया, तो भंड आपका है ना, वो उसका तो भंड नहीं है ना, तो वो ज्वाइन ही नहीं करेगा। या आपको ने पासवर्ड गलत दे दिया, पासवर्ड जबकि था कुछ और, आप कुछ और लगा रहे हो, तो भंड आपकी तरफ से, वो इसके पास से नहीं है। अच्छा, इसी तरह से अनऑथराइज्ड, यानी कि आप लॉगिन करने की कोशिश करो लेकिन आप लॉगिन नहीं हो पा रहे किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो फिर ये वाला कोड सेंड करेगा। पेमेंट की वजह से अगर कोई एरर आ रहा तो ये वाला, इसके अंदर से एक इंपॉर्टेंट कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ। 404 का ये जो हमारे पास कोड आता है, वो इसका मतलब ये होता है कि दी सर्वर कैन नॉट फाइंड द रिक्वेस्ट रिसोर्स। मतलब कहने का ये है, मान लो आप एक मीटिंग कर रहे हो, जूम मीटिंग, अब उस लिंक की एक लिमिटेड होती है कि मतलब 2 घंटे तक वैलिड है, 3 घंटे तक, 4 घंटे तक। अब आप उस पर बाद में जा रहे हो तो वो तो एक्सपायर है लिंक। तो वो बोल रहा है कि सर्वर जो है कैन नॉट फाइंड द रिक्वेस्ट, यानी कि जो आप रिक्वेस्ट मेरे से कर रहे हो, आप सर्वर को बोल रहे हो कि मुझे रिएक्ट जेएस की वेबसाइट ला के दो नेट से। अब रिएक्ट वालों ने वो URL ही चेंज कर दिया, तो आप सर्वर से बोल रहे हो कि भाई मुझे रिएक्ट ला के, तो वो सर्वर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, वो रिसोर्सेज ही गलत है। तो वो यहाँ पे बोलेगा इन दी ब्राउजर दिस मीन्स कि URL इज नॉट रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो बोल रहा है कि सर्वर अलाउ नहीं कर रहा या वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो फिर इस केस में आपके पास एरर आता है। कौन सा नेटवर्क एरर, वो इसमें आपको देखना पड़ेगा, नेटवर्क एरर का भी होता है कोड इस पे, वो सर्वर साइड का इशू है। हाँ, अच्छा, इसमें 500 वाला भी आता है, इसको भी 1-2 में जल्दी से दिखा देता हूँ ताकि जब मैं लगाऊँ तो आप लोगों को पता होने चाहिए। ये आ गया। तो ये जो 500 वाले होते हैं ना, ये सर्वर साइड के होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ये वाला 500 पास कर देते हैं कि सर्वर साइड ही भंड है बस। ठीक है, वो सर्वर साइड में बहुत सारे भंड भी हो सकते हैं, वो गेटवे का इशू भी हो सकता है, वो अनबिलीवेबल पता नहीं कौन कौन से नाम बता रहा है वो। बहरहाल 502 और 500 दोनों आते हैं बहुत सारे। अच्छा, इस केस के अंदर मैं इसको 400 पास करूँगा। ठीक है, मैं इसको 400 पास करूँगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ नाम ईमेल आप नहीं दे रहे, तो बोला गलती आपकी, हमारी कोई है, मतलब सर्वर तो अपनी जगह सही चल रहा है ना। तो मैं इसको एक मैसेज पास कर दूंगा,
अच्छा, आप ये डबल कोटेशन में भी लिख सकते हो क्योंकि जेसन है, जेसन के अंदर की वैल्यू दोनों डबल कोटेशन में लिख सकते हो। और अगर आप नहीं भी लिखते, आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की तरह ऑब्जेक्ट लिखना चाहो तो भी मना नहीं करेगा, लेकिन वो रिस्पॉन्स फिर भी जेसन ही करके भेजेगा, आप भले इसको ऐसा बना लो। तो मैं बोलूँगा कि रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग। हाँ सही है, या आप रिटर्न कर देना, रिटर्न मतलब वहीं से भगा देना, नीचे जाने की इजाज़त नहीं है अब आपको। दूसरी बात, अब इसका मतलब है भाई उसने सारी चीज़ें दे दी हैं, अब यूज़र को क्रिएट करने की बारी है। लेकिन क्रिएट करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो यूज़र क्रिएट हो रहा है क्या वो ऑलरेडी डेटाबेस पे साइन अप तो नहीं है। बात समझे? तो अब सवाल ये कि चेक कैसे करना है। बिल्कुल। तो अब आपको यहाँ पर पहले तो यूज़र को फाइंड करना पड़ेगा। क्या चीज़? ईमेल से चेक कर लेंगे। अब मैं आपको कुछ सिनेरियो बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकते हैं वो। यूज़र डॉट यूज़र लगाया डॉट, और ये बहुत सारे मेथड आ रहे हैं, मैं यहाँ पर फाइंड वन का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, कि मतलब एक ईमेल ढूंढ लो, अगर एक भी मिल जाती है तो इसका मतलब है कि अवेलेबल है। तो मैं बोलूँगा कि भाई ये ले जाके ईमेल ढूंढ लो, ईमेल नाम की की बनेगी, ईमेल नाम के ऊपर से वैल्यू को पिक कर लेगा वो। अब मैं यहाँ पर आपको सिनेरियो दिखाता हूँ कि होगा क्या। हाँ, पहले मैं आपको एक एक करके कंसोल करा के सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि जो है ना ये आपको क्लियर रहे। और अगर बाय चांस कोई एरर आ जाता है तो पहली बात तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस एक फंक्शन होता है, जैसा हम यहाँ से पास करेंगे। एंड के अंदर मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, क्योंकि आप लोग हज़ारों एपीआई बनाते हो, हज़ारों एपीआई के अंदर जगह जगह आप लोगों को रिस्पॉन्स सेंड करना पड़ता है। तो मैं एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन बना दूंगा जहाँ पे ये ऑटोमेटिकली काम जनरेट करके देता रहेगा, बार बार इतना कोड रिपीट करना नहीं पड़ेगा। जैसे ये बार बार मैं कर रहा हूँ ना, स्टेटस फलाना ढिमा का ये, तो मैं इसका एक ऑटोमेटिकली एक फंक्शन एंड में बना दूंगा। मैसेज, ये वाली लाइन उठाऊँगा और यहाँ पे बोल दूंगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग। अब ये मैं इसलिए पास कर रहा हूँ, आप बोलोगे कि ये जो मैं पास कर रहा हूँ मुझे क्या पता क्या एरर आ सकता है, ये वो बहुत सारी चीज़ें होंगी। मतलब अगर ये एरर यूज़र को स्क्रीन पे दिखता है, अक्सर नोटिफिकेशन आती है ना, वो मैसेज यहाँ से ही पास कर रहे हो तो वो दिखता है। तो आप बोलोगे कि समथिंग वेंट रॉन्ग से यूज़र क्या समझेगा, मतलब उसको एक मेन चीज़ तो नहीं पता चलेगी क्या भंडे क्या नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, हम डेवलपर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस जगह पे कंसोल करके रखते हैं जिससे वो खुद देख सकते हैं कि इसमें भंड आ क्या रहा है, मतलब यूज़र भंड क्या कर रहा है वो ना। आप बस क्या करो, एरर डॉट मैसेज लिख दो, इसका मैं आपको फ़ायदा दिखाऊंगा जब एरर आएगा। इससे बाहर लिखना अंदर अलाउ नहीं है। ठीक है, ये बस सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका। अब भाई ये एपीआई रेडी हो गई है, मान के चलते हैं, इसको कॉपी करा, कॉपी करने के बाद पहले तो इसको आपने एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब आपके पास ऑप्शन ये है, दो ऑप्शन है, या तो एक साथ सारी एपीआई यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है, या तो फिर आप वहीं पर ही लगा के इसको कर लो। तो मैं जाऊँगा, अब जाऊँगा राउटर के अंदर। ठीक है, देखा ना सिनेरियो ऐसे घूमता हुआ आ रहा है, उल्टा चलता हुआ आ रहा है, डेटाबेस फिर स्कीमा फिर कंट्रोलर, अब राउटर। अब राउटर का सेटअप कर रहा हूँ, इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस लेट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ये एक फंक्शन है। और मैं यहाँ पर बोलूँगा राउटर डॉट पोस्ट की एपीआई होगी ये, ठीक है। और इस पोस्ट की एपीआई के अंदर स्लैश इसका नाम होगा रजिस्टर, वो हमने वहाँ लगा दी ना, वो प्रीफिक्स कर दिया ना। और इधर आ जाएगा मेरा वाला फंक्शन रजिस्टर यूज़र वाला, आगे डॉट जेएस लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ये एपीआई बन गई है, एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर। इस राउटर को उठाया, कॉपी करा और मैं जाता हूँ सर्वर वाले पेज पर। इधर आने के बाद अब देख रहे हो, अब घूम के इधर पहुँचा है वो, वहाँ से ऐसे चलता हुआ आ रहा था ये आ गया भाई, आगे जेएस भी लगकर आ गया। अभी मामला तो ज़िंदगी सारे कुछ ठीक है,
कोई एरर नहीं है, सब कुछ ओके की रिपोर्ट है, अब से टेस्टिंग बाकी है। सही है, इसके लिए आते हैं इधर। अच्छा, इधर मैं एक बार जाता हूँ और जी हाँ, इसका जवाब मैं आपको एंड में देता हूँ। रिफ्रेश करा, ये आ गया ओथ नाम का फोल्डर बनकर। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक करा, आगे यूज़र्स नाम का बनकर। ठीक है, और जैसे मैं इसमें जाऊँगा तो अंदर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोई यूज़र क्रिएट नहीं है। और दूसरी चीज़, आपको जब मैं ये जब साइन अप करके दिखाऊंगा तो याद रखो कि अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मैं आपको फिर जा के दिखाता हूँ, अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कंसोल करा हुआ मैंने, रिस्पॉन्स सेंड नहीं करा हुआ, कंसोल किया हुआ मैंने। मैं एक काम करता हूँ, ये लो कर देता हूँ ताकि मसला ना हो। इतनी लाइन को उठाओ, कॉपी करा, कंसोल तो करो, साथ में एक स्क्रीन के ऊपर मैसेज भी भेज दो। और मैसेज में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 200। इसका मतलब ये है कि एपीआई सक्सेसफुली चल रही है, यानी कि रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आ रहा है। और ये जो फाइंड यूज़र है ना, ये आप बस दिखा देना क्या आ रहा है इसमें। फाइंड यूज़र में दिखाएगा क्या, जो भी डेटा मिला होगा वही ला के दिखा देगा डेटाबेस के ऊपर से। ठीक है, तो अब इधर जाते हैं। सर्वर के अंदर 3000 के ऊपर चल रहा है। ये पोस्ट पर गया, थोड़ा सा नीचे करते हैं। इसके अंदर एयर ऑफ ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ था, इसको हटाते हैं। हाँ, वो इंसर्ट मेन्यू वाली चल रही है। यूज़र नेम, और ये जेसन में आपने बिल्कुल काम करना है, तो इधर आके लिख लेते हैं यूज़र नेम। ठीक है, जो भी वो होगा बहरहाल वो आ जाएगा। ये पासवर्ड एक आ जाएगा, ईमेल का ऑप्शन, चलो इसको दे देते हैं नाम अली खान, कॉमा लगा दिया। पासवर्ड के अंदर, अच्छा ये सिंगल कोटेशन पे आई थिंक एरर दे रहा है, इसको डबल कोटेशन पे लिखते हैं। यूज़र नेम, इसको लिखते हैं जॉन डो। एक लिखते हैं यहाँ पर ईमेल, ये आ गया पासवर्ड। पासवर्ड को लिखते हैं 123। ये लास्ट में से हटा देना, इसका इशू हो सकता है। और ये जो यूआरएल है, इंसर्ट मेन्यू को हटा देंगे। अब हमारा जो यूआरएल होगा वो क्या होगा, /API/register। जैसे इसको रन करा, ओके, क्या बोल रहा है, क्यों? क्योंकि डेटाबेस पे कोई यूज़र रजिस्टर है ही नहीं। उसने फाइंड करा, कुछ नहीं मिला, नल आया। तो अगर फॉर एग्जांपल यूज़र मिल जाता, तो वो मुझे डेटा ला के देता, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा ला के देता। अगर उसको मिल जाता तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ फाइंड यूज़र में अगर डेटा मिला, नल आ रहा है। नल का मतलब क्या हुआ, कंडीशन है फॉल्स, मतलब नल क्या है, जावास्क्रिप्ट में फॉल्स है ना। अगर डेटा आ जाता, ऑब्जेक्ट होता, क्या ट्रू है वो? तो मैंने बताया था ना, जावास्क्रिप्ट में सिर्फ 6 वैल्यू ऐसी हैं जो फॉल्स है, मगर सारी ट्रू हैं, जिसमें से नल भी हमारे पास फॉल्स है, बाकी ऑब्जेक्ट भी ट्रू है। तो अगर डेटा आ जाता, वो क्या होता, ट्रू होता, फॉल्स होता, ट्रू होता। इफ़ कब चलता, जब ट्रू होती है कंडीशन, या फॉल्स होती है, जब ट्रू होती है। अगर डेटा आता तो वो ट्रू होता, और मैं बोलता कि भाई अगर डेटा आ गया तो ये तो गलत बात है। इसका मतलब है कि आप तो ऑलरेडी रजिस्टर हो, मतलब आप अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने आपको डेटाबेस पे ढूंढने की कोशिश करी और आप मुझे मिल गए, इसका मतलब है आप पहले से रजिस्टर हो, वरना आप मुझे मिलते ही नहीं। तो मैं उसको ये बोलूँगा कि रिटर्न कर दो, इसको यहीं से भगा दो, रिटर्न। ठीक है, यहीं से भगा दो और 400 यहाँ पे पास कर दो। सिंपल उसको एक मैसेज शो करा दो, और मैसेज में मैं यहाँ पर बोलूँगा यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, कि ये जो यूज़र है ना, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एक चीज़ और याद रखो कि जो स्टेटस में ना, यहाँ पर एक आप जो है ना, क्या होता है, अक्सर लोग सक्सेस के नाम से यहाँ पे पास करते हैं,
अक्सर लोग स्टेटस के नाम से पास करते हैं स्टेटस। अब सवाल ये पास करते क्यों हैं? पास करने का रीज़न ये होता है कि फ्रंट एंड वाले के लिए आसानी कर रहे होते हैं हम लोग। फ्रंट एंड वाले को जब फ्रंट एंड वाला लॉजिक लगाएगा ना, उसको ये नहीं पता चलेगा कि एपीआई से भंड आ रहा है या नहीं आ रहा। अब उसको क्यों नहीं पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। अब उसको अगर जैसे पता चलेगा तो वो स्टेटस के जरिए पता लगाता है। वो बोलता है एपीआई का जो भी रिस्पॉन्स होगा, अब या तो ये वाला रिस्पॉन्स पास हो रहा होता है, या तो ये वाला कर रहा होता है, या तो ये वाला। जो रिस्पॉन्स तो सारे ही होंगे ना, सारे रिस्पॉन्स होंगे। तो वो इस फ्रंट एंड वाला बंदा इस तरह से लॉजिक लगाता है, मैं यहाँ पर पास कर दूंगा फॉल्स, इसका मतलब है अंदर जाने मत दो। वो लॉजिक लगाएगा अगर स्टेटस फॉल्स है, इसका मतलब कोई भंडे उसको एरर शो कराओ, जो भी मैसेज होगा वो ये वाला शो करा देगा। वो इफ़ की कंडीशन में इस तरह से लगाएगा। हम लोग लगाएंगे, अभी मैं दिखा दूंगा। अगर मैं यहाँ पर एक और शो करा दूँ, यहाँ पर भी स्टेटस पास कर दूँ, मैं यहाँ पर भी ये बोल दूंगा स्टेटस। इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, फ्रंट एंड वाले को फ़ायदा है बस। फॉल्स कि ये भंड आ रहा है। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मैसेज शो कराता तो मैं यहाँ पे तो जाहिर सी बात है मैं यही बोलूँगा कि स्टेटस ट्रू, के मतलब सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो जैसे ही वो फ्रंट एंड वाले ने लॉजिक लगाई वो इफ़ अगर स्टेटस ट्रू है, इसका मतलब क्रिएट हो गया, जब भी तो ट्रू आया, अदरवाइज आता ही नहीं। चलो जी, ये वाला भी सिनेरियो हो गया, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब इसका मतलब ये है कि अब जो भी यूज़र नीचे आ रहा है, इसका मतलब वो क्रिएट नहीं है। अब उसको क्रिएट करने का सिनेरियो रन करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। पहले मैं थोड़ा सा कमेंट यहाँ पे पास कर देता हूँ। फाइंड यूज़र का हमने यहाँ पे काम किया है। अब मैं यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ वो क्रिएट यूज़र का काम कर रहा हूँ। अब यूज़र को क्रिएट करने के लिए लेट क्रिएट यूज़र अवेट यूज़र डॉट क्रिएट नाम का फंक्शन लिया, ठीक है। ये अपने अंदर लेगा एक ऑब्जेक्ट, मैं बोलूँगा नेम, सॉरी यूज़र नेम। आप चाहते हो फॉर एग्जांपल कि जो डेटाबेस पे है ना यूज़र नेम के नाम से नहीं नेम के नाम से जाए, तो फिर वो ये आपके हाथ में है। फिर आप इधर नेम कर दो, इसकी वैल्यू यूज़र नेम कर दो, सही है। ये आपके हाथ में है। तो ये यूज़र नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। बात समझ आ गई है? ये सारा काम हो गया। हमने बोला भाई ये क्रिएट कर देना, और जैसे ही ये क्रिएट हो जाएगा तो आप क्या करना, ये जो डेटा है ना क्रिएट यूज़र वाला, ये उठा के पास कर देना। यूज़र नाम की की बनाई, ये उसकी वैल्यू क्रिएट कर दी, क्रिएट यूज़र, बस ये सिंपल यूज़र क्रिएट हो गया। रिटर्न वटर्न कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बस। अब जाके इसे टेस्ट करना है कि ये सक्सेसफुली कनेक्टेड है, और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ स्टेटस ट्रू, इसका मतलब है सही से चल रहा है। और जैसे इधर आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हो ये चल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको अगेन हिट करूँ तो क्रिएट होना चाहिए नहीं चाहिए? रन करा, क्रिएट करा है ना, ये देखो नहीं आया। क्रिएट फंक्शन लगाया ना यहाँ पे, क्रिएट होता, पुश नहीं होता। हाँ समझ आया सिनेरियो? अब अगर कोई दूसरा यूज़र आ जाता है, जैसे कि मान लो अभी नेम के ऊपर इशू नहीं करेगा, और यहाँ पर आके हुसैन में कर लेता हूँ, ठीक है ना। रन करा। अब आपने अक्सर एक मैसेज देखा होगा, गूगल के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है, हर वेबसाइट पर आजकल आ रहा है। जैसे आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो भाई अली वेलकम, फलाना वेलकम, ढिमाका वेलकम, उस तरह का नाम उसके साथ वो दे देता है। तो वो मैसेज बेसिकली आता कैसे है, वो करते ये लिए हैं, यहाँ पर एक मैसेज बनाते हैं, इधर आके बैकटिक लगाएंगे, डॉलर का साइन लगाया, ठीक है। और इधर हम बोलेंगे ये जो क्रिएट यूज़र हुआ है ना, ये वाला यूज़र जो क्रिएट हुआ है, आपको पता है ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये जो यूज़र क्रिएट हुआ है इसके अंदर हम लोगों ने पहले से ही एक यूज़र नेम रख के भेजा हुआ था, वो डेटाबेस से साथ में आ रहा होगा, यूज़र नेम क्रिएट सक्सेसफुली या वेलकम, ठीक है। अब देखना क्या होगा, ये लगा दो। अब ये भले पास करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपको पास करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अभी वो लॉगिन के टाइम पे दिखाऊंगा। चलो अब मैंने यहाँ पर एक नाम दे दिया जमील, ठीक है, और जमील रन करा, वेलकम जमील। और अगर आप इधर जाओगे तो ये
3 यूज़र क्रिएट हो गए। अगर अगेन मैं हिट करूँगा तो ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर फॉर एग्जांपल वो इसको खाली छोड़ देता है, ओके, अगर वो इसको खाली छोड़ देता है रिक्वायर्ड डॉट फील्ड, एक चीज़ और नोट करो, मैंने एरर इधर भंड मारा, इधर एरर जनरेट हुआ, खुद ही से एपीआई चलना स्टार्ट हो गई, मुझे वापसी उसको बार बार रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही चलना स्टार्ट हो जाएगा ये ट्रैक एच की वजह से। मैंने बताया था ना कल वो इशू आ रहा था, बार बार रुक जाती है, हम रिस्टार्ट करते हैं, ये उसका सॉल्यूशन भी दिखा दिया। हाँ, अब एक और चीज़, अब रियल में बड़े केसेस में क्या होता है कि कोई बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं ना, तो उसमें सिर्फ ईमेल का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें यूज़र नेम का से भी साइन अप करा रहे होते हैं लोग, ठीक है। तो उसका फिर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें क्या करते हैं वो लोग, इस फाइंड वन में या तो वो यूज़र नेम को भी ढूंढते हैं कि अगर वो यूज़र नेम के ज़रिए साइन अप हो रहा है तो उसको भी ढूंढेंगे, और अगर वो ईमेल के ज़रिए हो रहा है तो उसको भी ढूंढेंगे। लेकिन उस केस में शर्त ये होती है, उस केस में शर्त ये होती है कि यूज़र नेम भी यूनिक होना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे कि गिटहब, ठीक है, तो हमारे केस में अगर देखें यहाँ पर कोई यूज़र नेम जोंडो दोनों पे आ रहा है, इसको एक काम करते हैं डिलीट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे जमील, ठीक है। तो आपको अगर इस तरह का सिनेरियो चाहिए तो आपको पहले क्या करना होता है, इस जगह पर यूज़र नेम को आपने क्या करना होता है, यूनिक ट्रू वाली सिनेरियो बताना होती है, अगर आप ये वाला काम करना चाह रहे हो। और फिर आप इसमें जैसे कि लेंथ भी बता सकते हो कि आप मिनिमम 6 कैरेक्टर तो हों, इस तरह से वो फिर आप फ्रंट से भी हैंडल कर सकते हो, बैकएंड से भी कर सकते हो, लेकिन हम इस सिनेरियो पे जा नहीं रहे। मैं इतना ही लगा के आप लोगों को वैसे करके दिखा देता हूँ। तो हमें क्या करना होता है, डॉलर और ऑपरेटर मैंने लगाया, ठीक है, इधर गया, सॉरी, एरे लिया, ब्रैकेट बनाया, और मैं पहले यूज़र के नेम को भी चेक करूँगा कि जो यूज़र का नेम है डॉलर इक्वल है, अगर वो इक्वल है, किसके इक्वल है, यूज़र नेम के, ठीक है, या फिर अगर वो इक्वल है ईमेल के, पढ़ाया नहीं है मैंने ऑपरेटर, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा इस केस के अंदर, वो जो भी होगा ला के मुझे दे देगा। पहले तो मैं एक चीज़ आपको और करके दिखा दूँ, चलो ठीक है, बस सही है भाई। जमील आपको पता है ऑलरेडी क्रिएट है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ये ईमेल आ रहा है जोंडो है, एक आ रहा है jamil@gmail.com, तो मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देता हूँ ali@gmail.com, लेकिन यहाँ पर जमील आपको पता है यूज़र नेम ऑलरेडी क्रिएट है, तो हमारे हिसाब से इसको क्रिएट नहीं होना चाहिए। समझ आई बात? तो ये यूज़र नेम पे भी काम करेगा। अगर यहाँ पर अली तो ऑलरेडी क्रिएट नहीं है यूज़र नेम, ठीक है, लेकिन जमील तो ऑलरेडी ईमेल हैगा, ओके, जमील, ओके, देख लेते हैं कि जमील नाम का है इसमें, jamil@example.com है, example.com है, ठीक है। चलो इसको भी ये अली क्रिएट हो गया, jamil@example हो गया। अब एक और काम करते हैं, अब आपको पता है अली खान तो नहीं है, ठीक है ना, अली खान तो नहीं है, लेकिन jamil@ ज़रूर है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों पे वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब जो मैसेज है ना वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, या तो हम मैसेज में अब ये करेंगे, मैसेज जो है ना ये आप लोगों को थोड़ा सही दिखाना पड़ेगा ताकि यूज़र को आसानी हो जाए। जी, यूज़र नेम या ईमेल, यूज़र नेम और ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि दोनों में से कोई ना कोई एक एग्जिस्ट करता है। जी बोलो। उर्दू में बोलो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ सही है। हाँ हाँ, इसलिए फॉल्स आया। देखो यूज़र नेम अगर नहीं मिला
ईमेल मिल गया, तब भी तो डेटा और ऑपरेटर बोलता दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो फिर भी रिकॉर्ड ले आऊँगा, तो रिकॉर्ड तो लाएगा ना। मैंने कंडीशन क्या लगाई है, अगर जैसे रिकॉर्ड आया तो आप बोल देना कि अवेलेबल है। अब अगर उसको ईमेल नहीं मिलता, यूज़र नेम तो मिला ना, तब भी तो डेटा लाएगा ना। और अगर दोनों में से कुछ नहीं मिलता तो छोड़ देगा, कुछ भी नहीं लाएगा, नल ले आएगा। अब एक प्रॉब्लम है जो आप लोग नोट नहीं कर रहे हो, जल्दी से बता दो सर प्रॉब्लम कहाँ पर है। अच्छा आप देख रहे हो साइन अप के पेज 40 तक पहुँच गई है, अभी मजीद कंप्लीट नहीं है, आगे और है। आप बोले था ना कि ऐसे हल्की होती है लेकिन इसमें काम बहुत होते हैं। हाँ समझे। अब देखो ये जो पासवर्ड है 123 है, अब मैंने आपको वेबसाइट बनाकर दे दी, आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, पासवर्ड तो मुझे पता ही है। हाँ बात को समझे। देखो अभी मैंने मिज़ान बैंक को एप्लीकेशन बना के दी, अब उसका ओनर मैं हूँ और वो हैशिंग यूज़ नहीं करता। अभी कोई भी यूज़र नेम क्रिएट करता है मिज़ान के ऊपर या जो भी है, उसका पासवर्ड भी मुझे पता है, यूज़र नेम भी मेरे पास आ रहा है, मतलब ईमेल भी आ रही है, पासवर्ड भी आ रहा है, तो ठीक है गया। इसका मतलब ओनर तो एंजॉय करेगा। ओनर तो एंजॉय करेगा, इसका मतलब ये हुआ। तो इस केस में क्या होता है, आप लोगों को इस चीज़ को हैश करना होता है, ठीक है। तो हैशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाज़ औक़ात होशियार लोग अगर ये समझ रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए कि अगर हम नहीं करें तो हम इंजॉय कर लेंगे ये वो, तो ये इलीगल है। और अगर पकड़े गए तो गई, समझे हैं। एक हैश पासवर्ड है, हाँ और डेटाबेस पे लिंक्स के बाद डेटाबेस के एक्सेस है, उसको तो मसला ही नहीं ना, वो हैश पासवर्ड को चेंज कर दे। नहीं पासवर्ड हैश है, हाँ उसको चाहिए डिलीट, हाँ डिलीट करने के बाद उसको वो एसटी करके कुछ उसकी एक्सटेंशन होती है, फिर सेलेक्ट करते हैं आईपी सेलेक्ट करो, पासवर्ड चेंज करना नहीं कर सकेगा। मैं बता रहा हूँ अभी जो सिनेरियो बताने वाला हूँ ना, उसके बाद आपका प्लान चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं। है ना। हाँ डेटाबेस पे लिंक्स है और इसका हैश पासवर्ड हमें नहीं पता, मतलब आपने पासवर्ड, मैं आपकी बात समझ गया। देखो सर का कहने का मतलब सुन लो पहले। सर ये बोल रहे हैं कि भाई इसका एक्सेस मेरे पास है, ईमेल भी मेरे पास है, पासवर्ड मेरे पास ही है, तो मैं उसका पासवर्ड यहीं से बैठे बैठे क्यों ना मैं खुद ही चेंज करके दूसरा अपनी मर्जी का रख दूँ, हैश को चेंज सही है, और फिर मैं उसको रीयूज़ कर लूँ। तो असल में प्रॉब्लम ये होती है, आपने यहाँ से इसको चेंज तो कर दिया और वो यूज़र के पास से प्रॉब्लम करेगा, तो यूज़र क्या बोलेगा, तो किसको आगे पकड़ेगा, बैंक वाले को पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा। वो तो ऐसा है, लेकिन ऐसा हाँ। नहीं होता कि हैश बिल्कुल भी चेंज ना हो, रीसेट भी तो कराना पड़ता है ना। ना की बात समझ गया। बस इसका यही हल है जो सर बता रहे हैं ना, अगर हम यहाँ से चेंज कर दें तो यूज़र को तो पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे कुछ भंड हुआ कि मैंने तो ये लगाया बट ये अभी आ नहीं रहा, वो बोल रहा है कि गलत है फलाना दिमाग का, तो उसको तो खैर चीज़ें पता चलेगी। हाँ लेकिन अगर इसको हैकर वाले सिनेरियो से देखा जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अब जो मैं सिनेरियो बताने वाला हूँ आपको पता चल जाएगा कि हैकर कितनी परेशानी से गुजरता है बेचारा, सिर्फ एक अकाउंट को हैक करने के लिए। हाँ जलील 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 ख्वार दोनों हो जाता है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हैशिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पर इसके लिए बहुत सारे पैकेजेस यूज़ करते हैं, बहुत सारे इसके फेमस पैकेजेस हैं, जिसमें से हम लोग जो यूज़ करेंगे वो होगा बी क्रिप्ट जेएस। अब बी क्रिप्ट के अलावा हैशिंग के और भी बहुत सारे एल्गोरिथम है। बी क्रिप्ट होता है, इसके अलावा एसएचएस होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बहुत लिखता हूँ हैशिंग एल्गोरिथम, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर हैशिंग एल्गोरिथम्स। तो यहाँ पर जो है ना बहुत सारे एल्गोरिथम हैं, जैसे कि ये आ गया एसएच आ गया, ये एक चल रहा है, एक ये ऑलरेडी है, और अब ये आ गया एरागन भी अच्छा है। बी क्रिप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, और ये स्क्रिप्ट करके आ रहा है बी2, पता नहीं अजीबोगरीब नाम से आपको और भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हाँ, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ एल्गोरिथम जो हैं अब भरोसे के काबिल नहीं हैं, जैसे कि SHA-256 जो है सिक्योर एल्गोरिथम, यहाँ पे अब सिर्फ दिखा रहा है बस वो, लेकिन हैकर इसको भी ब्रेक कर चुका है। हाँ बात समझे, हैकर इसको भी ब्रेक कर चुका है इस एल्गोरिथम को। तो आपके पास अभी मतलब मार्केट के अंदर जो अच्छा जो चल रहा है, बहुत सारे लोग इसको बी क्रिप्ट यूज़ कर रहे होते हैं, आर्गन का यूज़ कर रहे होते हैं। इसको अभी तक मतलब ब्रेकिंग का ऐसी कोई न्यूज़ अभी तक सुनने में आई नहीं है कि इसको किसी ने इसको तोड़ा हो, इसके एल्गोरिथम को। और ये एल्गोरिथम बनाने वाले को भी सलाम है
मैं आपको इसकी कारकर्दगी दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है। आप सोचते रहोगे बना कैसे होगा। Bcrypt की वेबसाइट पर जाओ, ये इसकी वेबसाइट है। अब एक रियल सिनेरियो कैसे काम करता है पासवर्ड वाला, इसको समझना। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है, इसको बोला जाता है राउंड। ये राउंड होता है ना, कोडिंग की ज़बान में इसको बोला जाता है सोल्ट, नमक वाला सोल्ट, SALT वाला। बट यहाँ पर एल्गोरिथम की ज़बान में इसको राउंड बोला जाता है। अब ये राउंड का कहने का मतलब ये है कि आपका जैसे कि ये सिनेरियो कुछ इस तरह से बिहाइंड द सीन रन करेगा, ठीक है। अब जब आप अपना एक नाम देते हो ना, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल पासवर्ड रखा अली 123, आपने तो पासवर्ड रखा, लेकिन ये पासवर्ड बिहाइंड द सीन ही कुछ इतना लंबा चौड़ा होके जाता है। अब ये, हाँ, अब ये होता क्या है, वो बेसिकली इसमें हैश लगा देगा, फिर ए लगा देगा, फिर जैसे हैश लगा देगा, फिर एल लगा देगा, फिर खुद ही से ये हैश लगा दिया, कुछ इस तरह का 1 कर दिया, फिर 2, इस तरह का कुछ रेंडमली वो बना देगा। अब ये सिर्फ एक राउंड का प्रोसेस है। अब जब वो इसको सेकेंड राउंड घुमाएगा ना, तो ये थोड़ा सा इससे और बड़ा हो जाएगा और इससे थोड़ा सा टफ हो जाएगा। फिर वो तीसरा राउंड घुमाएगा, फिर वो चौथा, फिर वो पांचवा, घुमा घुमा के उसको इतना बड़ा कर देगा। अब ये वही राउंड हमसे पूछ रहा है कि इसको कितने राउंड घुमाने हैं, यानी कि उसको टफ करने के लिए उस पासवर्ड को कितने राउंड में उसको घुमाऊं। जैसे होता है ना शफलिंग करना, अब आपको पता ताश होते हैं, ताश में जितना अच्छा शफल करो तो मतलब उस तरह का हो जाता है। तो ठीक है, इसमें भी कह रही है वही वाला है कि जितना अच्छा आप लोग इसको राउंड घुमाओगे, अब आप बोलोगे मैं तो हवाई जहाज बन जाऊंगा, इसको पूरा सारा फुल कर दूंगा, ये ले आ जा भाई। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका रीज़न ये है, ये अच्छा हो सकता है हाई सिक्योरिटी के साथ, लेकिन ये आपकी वेबसाइट को स्लो भी कर देगा। क्योंकि देखो अभी यहाँ पर अब एक राउंड घूमेगा तो उसका कुछ टाइम लगेगा, मिली सेकेंड, फिर वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो जाहिर सी बात है जितने राउंड घुमाओगे उतना टाइम तो लगेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल जो है 12 तक का लोग यूज़ करते हैं। 12 से नीचे क्या होता है, फिर वो जो है ना वो बोल रहा है कि बस गुड है, ठीक है ना, जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए। उससे नीचे जाओगे तो वो आपको वीक भी बता देगा, ये लो नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्शन में इस राउंड को यूज़ मत करना, ब्रेक हो सकता है ये। तो मोस्ट ऑफ द केसेस लोग क्या करते हैं कि 12 तक का रख लेते हैं, 15 तक, 20 रखोगे तो थोड़ा ज़्यादा स्लो हो जाएगा, रख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब एक नाम है, जैसे आपने अकाउंट क्रिएट करा, आपने पासवर्ड दिया अली। अब ये इस अली को इतने राउंड घुमा घुमा कर ये इतना बड़ा बना दिया इसने, सही है। अब आप अच्छी चीज़ सुनो भाई, ये जो है ना आ गया, बनकर आ गया, ठीक है, ये बड़ा खतरनाक उसने बना के दे दिया। अब एक अली को उसने क्या बनाया, चलो अब ये हैकर ने मान लो उसको भी पकड़ लिया, हैकर के हाथ में ये पासवर्ड भी लग गया, ये हैशिंग लग गया, मान के चलते हैं। अब वो उसको डीक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहा है, बीक्रिप्ट तो हो गया, यानी कि इनक्रिप्टेड तो हो गया, उसको डीक्रिप्ट कर रहा है। और अब जब वो उसको बोलेगा यार ये जो पासवर्ड है ना, ये मतलब मान के चलते हैं बीक्रिप्ट की वेबसाइट पर वो आया, वो बोल रहा है कि आपका जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है मैं इधर दूंगा, लेकिन अब वो यहाँ पर आके टेस्टिंग कर रहा होगा। अब जैसे कि आप लॉगिन करने जाते हो ना, आपने अकाउंट क्रिएट करा, इतना बड़ा पासवर्ड जनरेट हो गया। अब सवाल ये है कि जब आप लॉगिन करने जाते हो तो सोचने वाली बात ये है कि हम वहाँ पे लिखते हैं अली और वो लॉगिन भी हो जाता है, वो बोलता है पासवर्ड मैच हो गया, लेकिन पासवर्ड तो हमारा इतना बड़ा है, अली से मैच तो नहीं हो रहा। तो ये एल्गोरिथम इतना कमाल का है, ये उसको रिवर्स भी करता है वापसी, यानी कि जिस सिनेरियो में इसने इसको इनक्रिप्ट करा है वो उसको डीक्रिप्ट भी करेगा। यहाँ तक कि इस एल्गोरिथम का इतना ज़बरदस्त कमाल है कि जैसे कि मान लो आपने अली नाम से अली 1 आप दे रहे हो, आपको तो पता है गलत है, बोलेगा मैच ही नहीं कर रहा, बोला मैंने जो एल्गोरिथम में आपको जो मैंने पासवर्ड बनाकर दिया है, बोला वो इस नाम पे तो था ही नहीं, वो इस नाम पे तो था ही नहीं। फिर आपने दे दिया अली डॉट लगा दिया, या अली के आगे आपने स्पेस दे दिया, वो स्पेस तक पे मसले करेगा, वो अली के कैपिटल ए होने पे मसले करेगा, ठीक है। वो अगर जब तक आप अली सही नहीं लिख दोगे तो ये जो है हो गया। अब एक चीज डिक्रिप्ट नहीं कर देगा, हाँ बिल्कुल। अब आगे सुनो, यहाँ पर उसने चलो हैकर को ये चीज़ हाथ लग गई, ठीक है, और अली जो है यहाँ पर उसने, अब वो क्या करेगा, यहाँ पर आके एक्सपेरिमेंट करेगा, वो आपकी वेबसाइट को छोड़ के वो आपका वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड इधर लगाएगा, वो बोलेगा अली, थोड़ी देर में बोलेगा फलाना, फिर बोलेगा ढिमाका, वो ट्राई मारते रहेगा। तो पहली बात तो इन लोगों के पास कुछ लिमिटेड होते हैं, मतलब इन लोगों ने रेट लिमिट लगाया हुआ है, तो आप पहली बात ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है, ये एल्गोरिथम हर थोड़ी देर में चेंज हो जाता है। अब अगर आपको यह हैकर के हाथ लग भी गया तो किसी काम का नहीं है, वो एक दिन बाद चेंज हो सकता है,
समझे। तो वो हैकर को अगर हाथ लग भी जाएगा तो किसी काम का नहीं होगा। तो इसके बहुत सारे खैर फ़ायदे हैं। तो ये बहरहाल एक हैकर जो है इन सिनेरियो से गुजरता है। बाकी ये इतना ही नहीं है, इसके अलावा अभी तो हमने सिक्योरिटी तो ऐड करी नहीं है, ये सिर्फ पासवर्ड का बता रहा हूँ। अभी तो मिडिलवेयर पढ़ा ही नहीं है हम लोगों ने। मिडिलवेयर बाकी जो मैं बता रहा था बीच की एक लेयर होती है मिडिलवेयर, वो अभी तो हमने पढ़ी नहीं है। मिडिलवेयर के अलावा और भी बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, अभी उस पर भी आएंगे। सही है। तो ये आपको एक बेसिक मैंने बताया कि इस तरह से एल्गोरिथम काम कर रहा है। अब अच्छी चीज़ सुनो इसकी, एक और ज़बरदस्त जो मतलब इसने वाकई के अंदर एंड कर दिया। अभी हमने अली नाम का क्रिएट करा था तो उसने आला मुझे हैश जनरेट करके दिया। अब अगर मैं फिर से अली नाम का क्रिएट करूँगा वो नया हैश जनरेट करके देगा। कॉपी करा, अब देखो इसको, क्या ये उससे मैच हो रहा है? अब इसका मतलब ये नहीं कि वो पुराने वाले को भूल जाएगा, वो इसको भी याद रखेगा। अब मैं आपको इसका कमाल दिखाता हूँ भाई। ये मैंने कॉपी करा, यहाँ पर गया, ये हटाया, लगाया पुराना वाला, इसको अली दिया तब भी चलेगा। और जो नया वाला उठाया, कॉपी करा, यहाँ आके रखा, पेस्ट करा, अली दिया तब भी चलेगा। और अगर आप 500 जनरेट करोगे अली के नाम का, ये उनको भी याद रखेगा। सबको याद रखता है वो। सबके इनक्रिप्टेड कोड अलग होंगे लेकिन वो याद भी रखेगा। समझ आई? अब सवाल ये कि यूज़ कैसे करना है, इस पर आते हैं। अब इसके लिए आपको पैकेज इंस्टॉल करना होगा। bcrypt.js करके पैकेज का नाम है, ठीक है। और इसकी वेबसाइट पर आ जाओ, bcrypt के नाम से भी मिलता है, bcrypt.js के नाम से मिलता है, दोनों यूज़ कर सकते हो। इधर आके इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। npm है bcrypt.js, हो गया भाई, ठीक है। इधर जाते हैं, यूज़ करने का कैसे करना है, import bcrypt ओके, by करके इसमें होता है बेसिकली bcrypt। क्या स्पेलिंग क्या है इसमें, डायरेक्टली ऐसा आ रहा है, सही है। सजेशन देता है, अभी नाराज़ हो गया ये। bcrypt सही है, bcrypt.js। अब ये जो नाम है, अब आपको मेरा आपसे सवाल है कि मैं कहाँ पे यूज़ करूँ, किस लाइन पर यूज़ करना चाहिए मुझे। आपको क्या लगता है किस लाइन पे मुझे यूज़ करना चाहिए इसको? भाई हमें तो पासवर्ड हैश तो करना है, लेकिन किस लाइन पर हैश कर रहे हैं? जब क्रिएट होगा, जब वहाँ पर देखो, यहाँ से तो वो सारा काम कर ही लेगा। यहाँ पे तो पासवर्ड का लेन देन नहीं है, उसको ढूंढने दो, सारा काम करने दो। अभी हैश कराने का फ़ायदा क्या, पहले उसको देख तो लें है भी है नहीं क्रिएट। वो पता पहले से हैशिंग लेके बैठे हो आप लोग बाद में रिपोर्ट आ रही है, अभी तो ऑलरेडी क्रिएट था वो इस बात को समझा करो यार तुम लोग, ये है ना। सही है। अब वो जब भाई यहाँ से उसको भगा दिया, सारा काम हो गया, तो क्रिएट करने से पहले, क्योंकि डेटाबेस पे जाने से पहले तो हैश करेंगे तभी तो भेजेंगे ना। तो मैं यहाँ पर अब इसको कर रहा हूँ हैश पासवर्ड। अवेट लगाने की ज़रूरत है। bcrypt को उठाया, डॉट लगाओगे तो ये आपको 6 ऑप्शन, 6 काफ़ी सारे कर दिए इनने, क्या बात है। जब मैंने इसको शुरू में फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट करा था 6 फंक्शन हुआ करते थे इसमें, तो मज़ीद वक्त के साथ इसमें चेंजेस आते जा रही है। अब इसमें 2 ऑप्शन है, एक है हैश और एक है हैश सिंक। हैश सिंक का मतलब है सिंक्रोनसली काम करेगा, हैश का मतलब है एसिंक्रोनस काम करेगा। एसिंक्रोनस काम करेगा तो इसलिए मैंने अवेट का यूज़ करा है। ये बोलेगा ठीक है आप अपना ओरिजिनल पासवर्ड दे दो मुझे जल्दी से, शाबाश। तो मैं बोलूँगा ये ले भाई। फिर सेकंड में वैसे बोलेगा कि ये बताओ कि कितना सोल्ड इसको करना है, यानी कितने राउंड इसको घुमाना है। मैंने बोला अच्छा जी, तो 12 राउंड मैंने बोला इसको घुमा देना, बस। ये आपको हैश करके देगा, ठीक है। और जैसे आप इसको हैश कर लोगे, तो मैंने बोला ये जो हैश पासवर्ड है, कॉपी करा, क्रिएट करते टाइम पर ये पासवर्ड अब ये वाला नहीं, ये वाला जाएगा। सही है, बस यह लाइन आपने इसको बोलनी होती है। तो जल्दी से जाते हैं इधर, स्टार्ट करते हैं ऐप को।
ठीक है, इधर आया, अली खान की जगह पे करते हैं इसको फरहान, और इधर करते हैं इसको फरहान। पासवर्ड को रखा 123। अच्छा, अब से जो है आप लोग जो क्रिएट करोगे उसको पासवर्ड आप लोग आसान ही रखना, क्योंकि आप लोग जब लॉगिन करने बैठोगे खुद को नहीं पता चलेगा क्या रखा होता तो आप लोग ही मसला हो जाएगा। तो इसको मैं आसान 123 रख रहा हूँ। तो ये बोला फरहान वेलकम, रिफ्रेश करा और यहाँ पे पासवर्ड का सरदार आ गया, समझे। तो अब जैसे मैं इसका ओनर हूँ तो मुझे यूज़र नेम तो पता है लेकिन पासवर्ड नहीं पता इसका क्या है। मैं इसको अभी तो मैं ओनर हूँ, मैं डेवलपर हूँ, मुझे तो मालूम है, तो इसको जाके मैं इसका असल पासवर्ड तो लगा के वहाँ पे डीक्रिप्ट करूँगा तो हो जाएगा, क्योंकि मुझे पासवर्ड नाम मालूम है ना, असली नाम तो इसका। देखो कॉपी करा, इधर आया, पेस्ट करा, और मुझे इसका पासवर्ड पता है, अली तो नहीं है, इसका तो 123 है, तो मना कर देगा। 123 लगाया, मैच हो जाएगा। लेकिन मैं एज अ डेवलपर मुझे अभी मालूम है, बाद में जब क्लाइंट को दे दूंगा तो डेटाबेस मेरे पास तो नहीं होगा ना, वो होगा इसके ऑथर के पास। अब जो ऑथर है तो उसको भी पासवर्ड मालूम नहीं है कि यूज़र ने क्या रखा होगा। तो सीन ऐसा है कुछ। तो उम्मीद है कि एक साइनअप का सेटअप आप लोगों को समझ आ गया होगा। साइनअप की एपीआई आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी 42 की है, लेकिन ये 42 की नहीं है, ये कम से कम 100 लाइनों तक भी जाएगी। अब वो कब जाएगी, अब आप एक रियल प्रोडक्शन ऐप बना रहे हो तो उसमें आपको फ़ोन नंबर तो चलो ठीक है, मान के चलो इतना ही है बस, इस पर भी 100 पे जाएगी। उसका रीज़न ये है, अभी तो आपने जब साइनअप होता है आप उसकी वेरिफिकेशन करते हो, आप ईमेल जनरेट कराते हो, ईमेल के बाद ओटीपी जाता है, ओटीपी फिर उठकर आता है, फिर उसको चेक करते हैं कि वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा। जब वो मैच होगा फिर डेटाबेस पे क्रिएट करेंगे। अल्लाह बेहतर करेगा। मतलब ये वैसे मैंने वीडियोस डाली हुई हैं बहुत सारी, नोड मेलर के ऊपर मैंने बनाई हुई है काफ़ी सारी। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस पर काम करें, ईमेल के साथ भी कभी, तो मैं पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये भी सही है, हैं इंशाल्लाह सही है। आज के लिए इतने रखते हैं, काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लॉगिन की एपीआई देखेंगे, वो इससे बड़ी होगी। वो लॉगिन की एपीआई बड़ी इसलिए होगी क्योंकि उसमें अभी तो सिर्फ यूज़र नेम ईमेल चेक करा ना डेटाबेस पे है या नहीं, वो वहाँ पे पासवर्ड भी चेक करेगा कि पासवर्ड सही भी है या नहीं गलत है। तो ये थोड़ी इससे बड़ी होने वाली है। और जब वो क्रिएट हो जाएगा तो हमें फिर टोकन जनरेट कराना होता है उसमें, तो टोकन वाले भी काम उसमें होंगे, तो वो भी देखेंगे इंशाल्लाह।